हेलो एंड वेलकम टू नो एम असिस्ट। और आज की वीडियो है कॉल ऑफ ड्यूटी इन्फिनिट वॉरफेयर के ऊपर। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपेरेंटली 80% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सिर्फ 19% लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं पिछले लास्ट 28 डेज़ में। तो जिन लोगों ने मेरी Q&A वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर को अपनी मोस्ट हेटेड गेम्स की लिस्ट में डाला था। एक्चुअली आई डू लव दिस गेम, पर साथ में ही मुझे इस गेम से उतनी ही नफरत भी है। कई चीज़ें इस गेम में ऐसी हैं कि उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, जैसे इस गेम की AI और आपके टीममेट्स जो कॉन्स्टेंटली आपकी लाइन ऑफ साइट में आते हैं, आपका रास्ता रोकते हैं और जिनकी वजह से आप बार बार मरते हैं। कई गेम प्ले मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, जैसे कि ग्रेनेड्स हमेशा आप पर ही आकर गिरेंगे और एनिमी AI का हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा प्लेयर। और साथ में ही गेम का चेक पॉइंट सिस्टम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस को कम करती हैं। बट स्टिल गेम की स्टोरी बहुत अच्छी थी और ये गेम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी, स्पेशली जब कोई मेरे जैसा और उसे अपने पैर में गोली मारने में मजा आता हो और वो गेम को हाईएस्ट डिफिकल्टी पे खेलता हो। पर जो भी हो, आई हैव स्ट्रेंज फीलिंग्स फॉर दिस गेम। आई लव दिस गेम एंड हेट इट एट द सेम टाइम। डेवलप्ड बाय ट्राइआर्क, इस गेम को एक्टिविजन ने नवंबर 2008 में पब्लिश किया था। ये गेम कॉल ऑफ ड्यूटी की 5th इंस्टॉलमेंट है और इस गेम के रेटिंग्स भी काफी अच्छे थे लॉन्च पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1942 में जापानीज ऑक्यूपाइड मेकिन अटॉल पे। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और यूएस जापान से लड़ रहा है और रशियंस नाजी जर्मनी से। अगस्त 17, 1942 को कॉर्पोरल रोबक और सार्जेंट टॉम सुलिवान का स्क्वाड प्राइवेट मिलर को जापानीज ट्रूप से रेस्क्यू करते हैं। मिलर की टीम रिकॉन के लिए मेकिन आइलैंड आई थी और जापानीज फोर्सेज ने उन्हें कैप्चर कर लिया था और अब सिर्फ प्राइवेट मिलर ही अपनी टीम में जिंदा बचा है। ये लोग आइलैंड पर जापानीज मिलिट्री से लड़कर उनकी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करके आइलैंड से निकल जाते हैं। अब सितंबर 15, 1944 को यूएस मरीन्स को पेलेलू आइलैंड में एक एयरफील्ड को जापान से कैप्चर करने के लिए भेजा जाता है, जिससे जापान की सप्लाईज पर असर पड़े। मिलर, रोबक और सुलिवान भी इस मिशन का पार्ट हैं। इनका स्क्वाड व्हाइट बीच पे हैवी जापानीज फोर्सेस से लड़कर उनके सोल्जर्स, बंकर्स, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ते हैं। एक बंकर में अचानक से एक जापानीज सोल्जर सुलिवान को मार देता है, जिस वजह से रोबक को प्रमोट कर दिया जाता है और उसे सार्जेंट बना दिया जाता है। रोबक और मिलर अपने स्क्वाड के साथ पेलेलू आइलैंड्स के स्वाम्प से होते हुए दुश्मन को फ्लैंक करते हैं। हैवी फायर फाइट के बाद, जिसमें ये दुश्मन की पोस्ट, उनके बंकर, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करके फाइनली एयरफील्ड पे लगी एंटी एयर गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक फाइनल जापानीज काउंटर अटैक को हराकर ये लोग एयरफील्ड सिक्योर कर लेते हैं। वहीं वर्ल्ड वॉर की दूसरी तरफ सितंबर 17, 1942 को प्राइवेट दिमित्री पेत्रेंको, जो कि सोवियत आर्मी यानी रेड आर्मी का सोल्जर है, स्टालिनग्राड में डेड बॉडीज के बीच में होश में आता है। ये इंसिडेंट फेमस बैटल ऑफ स्टालिनग्राड से है। जर्मन सोल्जर्स के जाने के बाद वो विक्टर रेजनोव से मिलता है। जी हाँ, ये वही वर्ल्ड फेमस विक्टर रेजनोव है जो कि ब्लैक ऑप्स 1 और 2 का भी पार्ट है और प्रोबेबली कैप्टन प्राइस के बाद सबसे फेमस कॉल ऑफ ड्यूटी कैरेक्टर है। एनीवे, रेजनोव दिमित्री को अपने मिशन के बारे में बताता है। उसका मिशन है जर्मन जनरल हाइंड्रिक एम्सल को मारना, जिसने बहुत ब्रूटली रशियन सिविलियंस की जान ली स्टालिनग्राड में। ये लोग उस पिट से निकलकर एक बिल्डिंग में एंटर होते हैं, पर जर्मन्स को इनके वहां होने की भनक लग जाती है। वो लोग इनको मारने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। पर कुछ जर्मन सोल्जर्स थोड़ी आगे जाकर इन्हें घेर लेते हैं और तभी इनके कॉमरेड्स इनको आकर बचा लेते हैं। बचे हुए रेड आर्मी सोल्जर्स अब जनरल एम्सल की कम्युनिकेशन पोस्ट पर अटैक करते हैं। दिमित्री जनरल को मार देता है। जर्मन्स को इनकी पोजीशन का पता लग जाता है और वो इन पर अटैक कर देते हैं। दिमित्री और रेजनोव रिवर में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। अब 3 साल बाद हालात बदल चुके हैं। पहले जर्मन्स रशिया की जमीन पर रशिया के लोगों को मार रहे थे। अब 1945 में रेड आर्मी ने जर्मन्स को पीछे धकेल दिया है और अब वो उनकी जमीन पर उनका खून बहा रहे हैं। 18 अप्रैल 1945 को सीलो हाइट्स जर्मनी में बैटल के दौरान 3 जर्मन सोल्जर्स ने दिमित्री को एक घर में पकड़ के रखा है। रेजनोव अपने राइट हैंड मैन चरनोव के साथ दिमित्री को बचाता है। रेड आर्मी इस वक्त तक खून की प्यासी हो चुकी है और उनका एक ही मकसद है, हर एक जर्मन को मारना। सोवियत ट्रूप्स आगे बढ़ते हैं और एक मेजर जर्मन कैंप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब स्टोरी सितंबर 15, 1944 में पैसिफिक में जाती है। अमेरिकन ट्रूप्स पेलेलू आइलैंड्स पर जापानीज मिलिट्री से लड़ते हैं। जापानीज मिलिट्री ने आइलैंड में ट्रेंचेस, बंकर्स और मोटार पोस्ट लगा रखे हैं। मिलर बाकी मरीन्स के साथ मिलकर एक के बाद एक सारे मोटार पोस्ट को डिस्ट्रॉय करता है और ये लोग दुश्मन की अंडरग्राउंड टनल से होते हुए पेलेलू आइलैंड्स को कैप्चर कर लेते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है वापस अप्रैल 1945 में। रेड आर्मी अब सीलो हाइट्स में फुल फोर्स के साथ डटी हुई है। सीलो हाइट्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बर्लिन की। इसके बाद रेड आर्मी का आखिरी टारगेट होगा जर्मन कैपिटल बर्लिन। दिमित्री और रेजनोव अब थर्ड शॉक आर्मी के साथ टैंक्स में जर्मन से लड़ते हैं और सीलो हाइट्स में जर्मन्स को हरा देते हैं। सोवियत आर्मी वहां से एक ट्रेन में सवार होती है और बर्लिन पहुंचती है। रेड आर्मी जर्मन से लड़के सिटी के अंदर एडवांस करती है। बर्लिन की सड़कों, घरों से होते हुए दिमित्री, रेजनोव और उनकी टीम एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है। ये लोग वहां दुश्मन से लड़कर उन्हें पीछे धकेलते हैं, पर इनको रोकने के लिए जर्मन्स टनल को फ्लड कर देते हैं। दूसरी तरफ पैसिफिक में ओकिनावा के पास पेटी ऑफिसर लॉक
जो कि ब्लैक कैट स्क्वाड्रन का पार्ट है, 3 जापानीज मर्चेंट शिप्स जो कि जापानीज सप्लाईज लेकर जा रहे हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको अब अमेरिकन फ्लीट जो कि ओकिनावा जा रही थी उस पे हुए अटैक के बारे में पता चलता है। ये लोग अमेरिकन सेलर्स को बचाने के लिए वहां जाते हैं, पर जापानीज फाइटर्स इन पर अटैक शुरू कर देते हैं। पूरी स्क्वाड्रन में सिर्फ लॉक का प्लेन ही बचता है और कामाकाजी और जापानीज पीटी बोट्स के बीच ये लोग जितने अमेरिकन सेलर्स को बचा सकते हैं बचाते हैं। इवेंचुअली इनकी एमो खत्म हो जाती है और प्लेन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी वहां पर यूएस फाइटर्स की स्क्वाड्रन आ जाती है और जापानीज एयरफोर्स को हरा देती है। इसी बैटल ऑफ ओकिनावा के दौरान मिलर और उसका स्क्वाड जापानीज पोजीशंस पे अटैक करते हैं और कॉन्वॉय के लिए रास्ता बनाते हैं। अब यूएस मिलिट्री शूरी फोर्ट जहां जापानीज सोल्जर्स फाइनल स्टैंड के लिए जमे हुए हैं उस पर अटैक करते हैं। इंटेंस फायर फाइट के बाद ये लोग कासल के अंदर पहुंचते हैं जहां जापानीज सोल्जर सरेंडर करते हैं, पर असल में ये एक एम्बुश होती है और रोबक मर जाता है। इसके बाद जापानीज एक फाइनल अटैक करते हैं। मिलर शूरी कासल पर एयर स्ट्राइक्स के लिए कॉल करता है और फाइनली यूएस शूरी कासल को जीत लेती है, साथ ही में ओकिनावा को भी। Everything that was asked of us we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we've spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. अब दूसरी तरफ बर्लिन जर्मनी में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग को घेरना शुरू करती है। ये जर्मन्स का फाइनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दिमित्री जो कि टनल में डूबते डूबते बचा है, रेजनोव और बाकी ट्रूप्स के साथ रीग्रुप होता है। हैवी फायर फाइट के बाद ये लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं जहां चर्नोव मर जाता है। अब सोवियत ट्रूप्स बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं जहां वो नाजी एसएस ऑनर गार्ड से लड़ते हैं। ये लोग बिल्डिंग की रूफ पे सोवियत फ्लैग लगाने के लिए पहुंचते हैं, पर एक नाजी सोल्जर अचानक से दिमित्री को गोली मार देता है। रेजनोव उसे अपनी मशैटी से मार देता है और घायल होने के बावजूद दिमित्री बर्लिन में सोवियत फ्लैग लगाता है और सोवियत विक्ट्री का ऐलान करता है। You can make it, my friend. You always survive. The honor should be yours. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. सोवियत विक्ट्री के बाद अमेरिकन जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराते हैं, जिससे फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती है। और ऐसे हमारी स्टोरी खत्म होती है। ये गेम एक इमर्सिव हिस्ट्री लेसन की तरह है, मोर देन अ स्टोरी, क्योंकि ये रियल हिस्ट्री पे बेस्ड है और ये वॉर के केओस और कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाने का एक तरीका है। आई लव हिस्ट्री एंड आई लव दिस गेम। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो थम्स अप। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और ऐसी बहुत सारी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नो एम असिस्ट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप गेमिंग, पीस।